Yellows people. Welcome to Tanubrad this site. I hope you had a great day. नहीं हो रहा है तो I hope ये देखिए आपका दिन बढ़िया हो जाए. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम इसमें उस हर चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो मैं सीख रही होती हूँ, सीख चुकी होती हूँ, सीखना चाह रही होती हूँ. वेल उसके बारे में बात नहीं करते, वो सीख चुके होने के बाद ही कर रहे होते हैं. तो अगर आप इस चैनल को थोड़ा गो थ्रू करोगे तो इसमें मोस्टली टेक वीडियोज़ है, क्योंकि मैं टेक फील्ड में काम करती हूँ. एंड इसमें कुछ बुक्स के बारे में भी होगा, जहाँ पे मैंने कुछ बुक पढ़ी है एंड आई फेल कि अरे ये तो बहुत बढ़िया बातचीत हो गई है, इसको तो शेयर करना चाहिए. और हो सकता है कि मैंने अगर कोई मूवी देखी है और मुझे बहुत ही बेकार लगी है, बहुत ही अच्छी लगी है, उस बारे में भी कुछ वीडियोस डली हो सकती है. बट मेजरली इसमें टेक वीडियोस ही होती हैं और बुक्स के बारे में ही बात होती है. अब अगर आपने ये सब देख ही लिया है तो आपने चैनल देखा होगा तो आप देख रहे होगे कि सबसे रीसेंट अपलोडेड जो वीडियोस हैं उसमें AI 900 के बारे में बात हो रही है. तो इसका मतलब आजकल विच इज़ जून 2024 में AI 900 के बारे में बातचीत चल रही है और जो चल भी रही है. और आज का टॉपिक हमारा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या है. तो इससे पहले हमने लैंग्वेज मॉडल के बारे में बात करी और हम समझ गए थे कि लैंग्वेज मॉडल बेसिकली एक तरीके का मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि NLP के टास्क में ट्रेंड होता है, वो उसे बहुत अच्छे से कर पाता है. और लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो फिर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एक होते हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल. वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग इतने होशियार हो कि आप समझ जाओगे कि ये क्या है जस्ट बाय देयर नेम, कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब कि जो लैंग्वेज मॉडल बड़ा होगा और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल वो जो छोटा होगा. होता यही है ये यही कहानियाँ इनकी यही हैं. हम बस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द कंटेंट इस पे हम बात कर लेते हैं. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तुम्हारा ये बड़ा डब्बा है, ये तुम्हारा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है. ठीक है. अब हम ये नहीं सोचते हैं कि ठीक है तुम्हें सब कुछ आता होगा, हम एकदम ऐसे समझते हैं कि तुम मेरे तरह ही हो जिससे सारी चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है. उस हिसाब से लेट्स गेट इनटू इट. ठीक है. तो मान लो तुम्हारे पास ये दो बॉक्सेस हैं. ठीक है. अभी मॉडल छोड़ो, तुम्हारे पास ये दो बॉक्सेस हैं. ठीक है. और तुम जो है किसकी प्रिपरेशन करोगे यार? गेट की करोगे, IIT के करोगे या UPSC की करोगे? UPSC के कर लेते हैं, UPSC थोड़ा लेटेस्ट हो जाता है. IIT तो मेरे से हुआ भी नहीं था वैसे भी. तो UPSC की मान लो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है. अब UPSC की प्रिपरेशन में क्या होता है, अब तुम ऐसा तो नहीं होगा ना यार कि से फॉर एग्जांपल इसमें पॉलिटी होता है तो पॉलिटी की सिर्फ एक ही बुक पढ़ोगे. पहले तुम NCERT भी पढ़ोगे, पॉलिटी भी पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें करोगे. राइट. ऐसे कहानी हम बना रहे हैं. ठीक है. तो अगर मेरे पे बड़ा डब्बा है जिसमें मैं अपनी बुक्स रख सकती हूँ तो मैं NCERT की सारी 6th क्लास की बुक रखूँगी, फिर NCERT की 7th की, NCERT की 8th की, 9th की, सारी बुक्स, सारे सेट ऑफ बुक्स तुमने रखे होंगे. राइट. 10th की, NCERT की 11th की, NCERT की 12th की. उसके बाद तुम इसमें अपना क्या नाम बोलते हैं ये भी रख सकते हो. इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ना, कंसिडरिंग कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सिग्निफाई कर रहा है. ठीक है. फिर इसमें तुम अपना लक्ष्मीकांत करके भी एक बुक होती है, आई थिंक वो भी रख सकते हो. फिर नोट्स रख सकते हो हिस्ट्री के, न्यूज़पेपर्स रख सकते हो, न्यूज़पेपर के जो नोट्स बना रहे हो वो रख सकते हो. और कौन सी बुक्स होती है यार, और जो भी बुक्स होती है तुम्हारी वो सारी तुम बुक्स इसमें एक्स्ट्रा बुक्स भी रख सकते हो. ठीक है. अपने नोट्स भी रख सकते हो. अब ये जो स्मॉल डब्बा है, तो मैं UPSC की प्रिपरेशन करनी है तो तुम इसमें क्या करोगे? इस डब्बे में तुम क्या करोगे? इस डब्बे में तुम कहोगे कि यार अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं NCERT की 6th रख दूँगी, NCERT की 7th रख दूँगी, NCERT की 8th, NCERT की 9th, NCERT की 10th, NCERT की 11th, NCERT की 12th. और फिर मुझे रेफरेंस बुक चाहिए तो मैं बोलूँगी कि यार ठीक है अभी हम ना पॉलिटी के बारे में ही बात करते हैं तो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी रख दो और न्यूज़पेपर्स रख लो. इससे ज़्यादा मत रखो अभी इसमें, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में ही बात कर रही हूँ. ठीक है. अब अगर इसी को अगर इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये सारी किताबें हैं. ठीक है. तो तुम्हें अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है तो तुम अगर अपने टेबल पे जो किताबें रखोगे वो क्या होंगी, वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट फोकस्ड होंगी. मतलब अगर तुम पॉलिटी की पढ़ाई कर रहे हो तो NCERTs तो रहेंगी ही, बाकी तुम सिर्फ पॉलिटी की किताबें रखोगे. राइट. पर अगर तुम्हारे पास एल्मेरा है तो उसमें तुमने सारी रखी होंगी ना अपनी
पॉलिटी की भी, इसकी उसकी सारी किताबें रखी होंगी। यही ना होगा, ठीक है। अब अगर मुझे इस अलमारी को फिर डिवाइड करना है डब्बों में, बॉक्सेस में, कि मैं अपनी किताबें रख पाऊँ, तो मैं ज़्यादा किताबें रख पाऊँगी, इसके डब्बे भी ज़्यादा बनेंगे। अगर मुझे टेबल पे स्ट्रक्चर करना है तो मैं ज़्यादा डब्बे बना भी नहीं पाऊँगी, ज़्यादा उस पर जगह भी नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम इसे ऐसे समझते हो, अब इसे अगर हम ज़रा LLM SLM की कहानी में समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो बड़ा डब्बा होता है ना, इसे LLM बोलते हैं, ये जो छोटा डब्बा होता है इसे SLM बोलते हैं। इस बड़े डब्बे में डेटा जो है वो ज़्यादा आ सकता है, इस छोटे डब्बे में डेटा जो आएगा वो कम आएगा। अब क्योंकि इसमें डेटा कम आएगा और हम चाहते हैं कि ये फुल्ली फंक्शनिंग हो, तो यूजुअली SLM में हम सब्जेक्ट फोकस्ड चीज़ें ही रखते हैं। मतलब पॉलिटी के बारे में पूछ रहे हो तो पॉलिटी की ही सारी किताबें रखेंगे। ये तो खैर बहुत छोटा डब्बा हो गया, इतना भी छोटा नहीं होता है SLM। UPSC की तैयारी करो तो UPSC की सारी किताबें तो आ जाएंगी इसमें। LLM में ये होगा कि UPSC की भी आ जाएंगी, गेट की भी आ जाएंगी, IIT और IIT की किताबें भी आ जाएंगी, इस तरीके से होगा। बट फॉर नाउ टू मेक इट इवन स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम UPSC की दोनों में तैयारी कर रहे हैं तो इस बड़े डब्बे में UPSC की सारी किताबें आ जाएंगी और इस छोटे डब्बे में हमारी सिर्फ स्पेसिफिक किताबें आ पाएंगी। और ऐसे ही छोटे छोटे डब्बे हमें हो सकता है कि और बनाने पड़ जाएं और खरीद लेने पड़ जाए, ठीक है। अब इनके फ़ायदे क्या होते हैं, राइट। पहला, फ़ायदों से पहले एक चीज़ और ये देख लो, क्योंकि ये डब्बे ज़्यादा बन सकते हैं, है ना, और इसमें ये डब्बे जो हैं ये कम बने हैं, तो ये जो ज़्यादा डब्बे बने हैं ना, ये जो डब्बे हैं ये तुम्हारे बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में ये तुम्हारे पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर्स तुम्हारे लैंग्वेज मॉडल में इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम कितना डेप्थ में एक सब्जेक्ट के बारे में जा सकते हो। जैसे अगर मैं से फॉर एग्जाम्पल अगर UPSC के टर्म्स में देखो तो मैं कितना डेप्थ में जा सकती हूँ, मैं कितनी किताबों को इंक्लूड कर सकती हूँ, मैं कितनी और डिटेल में बुक्स ला सकती हूँ, मैगजीन्स के भी एक पैरामीटर्स बना सकती हूँ। वैसे तो LLMs में बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, बट पॉइंट बीइंग कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं इनके बेसिस पे ही हमारी एम्बेडिंग्स डिसाइड होती है एक लैंग्वेज मॉडल के अंदर। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्योंकि पैरामीटर्स ज़्यादा होते हैं, तुम्हारी जो एम्बेडिंग्स बनती हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड बनती है, ज़्यादा रिफाइंड बनती है कंपेयर टू एन SLM, क्योंकि SLM के नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स है। तो हो सकता है कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक वुमेन को वुमेन में ही कैटेगराइज करे, एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल वुमेन, एक लड़की की फ़ोटो देख के उसे वुमेन में कैटेगराइज करे स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर उसे कैटेगराइज करना होगा तो वो बोल सकते हैं कि शी इज़ एन अफ्रीकन वुमेन एज्ड 34 to 40, प्रॉबेबली वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, क्योंकि उसने बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे उसको जज करा है। SLM उतने ज़्यादा पैरामीटर्स पे जज नहीं करता। आंसर दोनों ने सही सेम दिया है, बट वो उसके नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स कंपैरेटिवली टू LLM थोड़े स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है तुम्हें कितनी डिटेल में जाना है, तुम्हें क्या बिल्कुल ही वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो पहला डिफरेंस LLM SLM में आ जाता है, पहला तो ये आ जाता है कि ये जो LLM होता है वो क्या होता है, वो ट्रेंड होता है बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे। SLM जो होता है उस पर नंबर अमाउंट ऑफ डेटा क्योंकि कम होता है तो हम उसे सब्जेक्ट फोकस बना देते हैं। तो हम बोलते हैं कि तू पॉलिटी के बारे में बात कर, पैरामीटर्स कम है तो हम, अब देखो जैसे इसको कैसे वो ओवरकम करते हैं। जैसे LLM में 100 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और SLM में मान लो 40 पैरामीटर्स है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या है, इसमें हर सब्जेक्ट को उन्होंने 40 पैरामीटर्स दिए, मान लो इसमें 120 है, 40 पैरामीटर्स दिए हुए, ठीक है। तो 40 पैरामीटर्स हमने फिगर आउट करा कि 40 पैरामीटर्स में हम ढंग से डिफ़ाइन कर सकते हैं एक सब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैंने 40 पैरामीटर्स पे एक सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करा, दूसरे सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करा, इसमें तीसरे सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करा। क्योंकि 40 पैरामीटर्स ही हैं इसमें, तो मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को चुनूंगी और मैं बोलूँगी यार पॉलिटी के बारे में ही बात कर, तो पूरी तरीके से बात कर, ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है वो यही आ जाता है कि ऐसा नहीं है कि SLM में तुम्हें इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलेगी, इट्स जस्ट दैट कि उसके नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स कम होता है, तो हो सकता है उतनी रिफाइंड ना मिले, और अगर वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई डेटा तो तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर जाए, तो इसीलिए इसे सब्जेक्ट फोकस्ड बनाते हैं। तो पहली चीज़ है कि LLM में तुम्हारी वास्ट वैरायटी ऑफ डेटा होता है, SLM में तुम्हारा कम जो डेटा होता है वो कम होता है, सब्जेक्ट फोकस्ड होता है इसमें ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे LLM में पैरामीटर्स ज़्यादा है, SLM में पैरामीटर्स कम है। अब क्योंकि LLM के पास ज़्यादा डेटा है,
तो ऑब्वियसली अगर तुम उसके साथ कॉन्वर्जेसन करोगे तो तुम ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। और SLM में हम कम चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि उसका कॉन्वर्जेसन कम है। फ़ायदा कहाँ पे आ जाता है? फ़ायदा SLM का फ़ायदा ऐसा नहीं है कि इसके सारे नुकसान ही है। फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये छोटे साइज़ का है, इसको अपने लोकल मशीन में रन करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। जैसे क्योंकि तुम्हारा SLM कम है, तुम्हारी एक पॉलिटी की किताबें कम है, तो उसे अपने टेबल पे रखना बहुत आसान है। पर UPSC की सारी किताबें तुम अपने टेबल पे नहीं रख सकते, वो जाएगी अलमारी में ही। पर सिर्फ पॉलिटी की किताबें अगर तुम्हें रखनी है तो तुम टेबल पे रख सकते हो, राइट। अगर तुम्हारा एक स्मॉलर डब्बा है जिसमें तुमने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कमरे में ही रख देते हैं, राइट। अगर कोई बहुत बड़े सब कार्टन के बॉक्सेज है तो हम बोलते हैं कि यार इसको स्टोर रूम में रख के आओ, है ना। वही चीज़ है लार्ज लैंग्वेज मॉडल और स्मॉल लैंग्वेज में। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो आपकी लोकल मशीन में रन कर पाते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक किस्सा। एक बार क्या हुआ था, मैंने एक मॉडल को अपने लोकल में डाउनलोड करा था, ठीक है। और आई थिंक वो LLM ही था, वो डाउनलोड ही नहीं हुआ। वो हुआ और वो फेल हो गया क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसके पास, अगर मैं किसी मॉडल को डाउनलोड कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं उसके सारा डेटा लेके आ रही हूँ, उसका सारा कोड लेके आ रही हूँ। तो कोड तो चलो आसानी से आ जाता है, पर जो डेटा होता है वो बहुत ह्यूज होता है, तो उतना डेटा हम ला नहीं सकते, है कि नहीं है। तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को जो भी है वो कंपैरेटिवली उसमें डेटा कम होता है, तो हम उसे अपने लोकल मशीन पे ला सकते हैं। अब जैसे ये डब्बों में देखो, अगर अब मुझे इस बड़े डब्बे में कुछ चेंजेस करने हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कुछ बुक्स हटानी है या कुछ बुक लानी है या कुछ भी करना है ना, या अगर मुझे इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करना है तो मुझे ज़्यादा मेहनत लगेगी, मुझे 2-3 लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी अगर मुझे इसे उठाना होगा। छोटा वाला डब्बा होगा, मैं खुद ही इसको थोड़ा सा पेंट वेंट करके इसे साइड कर दूँगी, है ना। जैसे एक वॉल तुम्हें पेंट करनी है तो तुम कोई बड़ी बात नहीं है, और घर पेंट करना है तो तुम पेंटर लेके आओगी, राइट। वही डिफरेंस LLM और SLM में है, क्योंकि LLM में डेटा ह्यूज है, उसको जब मुझे फाइन ट्यून करना होता है तो मुझे उसे लोड भी करना है, उसे कंप्यूट भी करना है, उस पर टेस्ट भी करना है, उस पर बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जब ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो यूजुअली लोग लोकल पे नहीं करते हैं, उसके लिए फिर वो क्लाउड पे जाते हैं। SLM क्योंकि स्मॉलर है तो लोग उसे अपने उस पर लोकल पे डाउनलोड करके टेस्ट करके चीज़ें उस पर काम किया जा सकता है। एंड यही इन दोनों के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसमें जनरल सब्जेक्ट मैटर में बहुत सारा डेटा होता है, SLM में कम डेटा होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं लार्ज लैंग्वेज में, इसमें कम होते हैं क्योंकि कॉन्वर्जेशन कैपेबिलिटी ज़्यादा होंगी, इसमें कम होंगी। साइज़ के डिफरेंसेस है तो सारी। तो बेसिकली अगर तुम ये समझोगे कि क्यों SLM की तरफ हम जा रहे हैं, जब एक हमारे पास वन स्टॉप सोल्यूशन है कि हमारे LLM में सारी चीज़ें प्रेजेंट है, उसका रीज़न है पैसा। एक टेबल ख़रीदना एक अलमारी ख़रीदने से सस्ता होता है, और जब मुझे किताबें ही 4 रखनी है तो मैं अलमारी क्यों ख़रीदूँगी, टेबल ख़रीदूँगी ना, 4 किताबें टेबल में रख लूँगी। एक तो कॉस्ट का फैक्टर हो जाता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि मान लो मुझे एक छोटी ही चीज़, मतलब मैं चाहती ही नहीं कि मेरा ऐसा कॉन्वर्जेशन, मतलब मेरे को अगर मान लो तुमसे सवाल पूछने हैं और मुझे तुमसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं जाननी है, मुझे बस जानने की LLM SLM में डिफरेंस क्या है, तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी करूँगी, मैं तो यूट्यूब की वीडियो देख लूँगी। तो हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से हमें एग्जैक्टली क्या करना है, उस हिसाब से हम चॉइसेस रखते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल वहाँ पे बेनिफिट हो जाते हैं जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि ठीक है जो डेटा है ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा अपना और डेटा ऐड करके इससे काम करवा सकती हूँ। अगर तुम्हें कि नहीं यार मेरे को, अगर मुझे चाहिए कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मुझे फाइन ट्यून्ड वर्जन चाहिए, ये चाहिए, वो तो खैर LLM में भी कर सकते हो। बट अगर तुम चाह रहे हो कि मेरे पैसे भी कम लगे और मुझे इमेज एनालिसिस, मुझे ये इतनी 100 चीज़ें नहीं करवानी है, मुझे बस टेक्स्ट टू टेक्स्ट आंसर्स चाहिए और मुझे इसी बारे में बात करनी है, इतना ही ट्रेंड होना है, तो मैं SLM पे जाऊँगी बिकॉज इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर मी, वो पैसा बचा देगा। तो यही है कहानी फॉर LLM एंड SLM। LLM का एग्जाम्पल तुम्हारा ChatGPT हो गया, SLM का एग्जाम्पल तुम्हारा Phi 3 हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का Phi 3। हम इन चीज़ों के बारे में और बात कर सकते हैं, करेंगे भी इवेंचुअली, LLM SLM और क्या क्या है, क्या क्या किस मतलब ChatGPT के बारे में, Phi 3 के बारे में, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। फिलहाल हम AI 900 पे स्टिक कर रहे हैं, उसकी थ्योरी कम्प्लीटली समझने की कोशिश कर रहे हैं। वंस दैट इज़ डन फिर उस पर और वीडियोज़ आएंगी। आई होप यू अंडरस्टूड। आई होप तुम्हारा दिन पहला सब बेहतर हुआ है एंड तुम्हें चीज़ें समझ में आई हैं।
नहीं आई है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं चीज़ें फिर से समझाऊंगी। इसको डिलीट करके दोबारा अपलोड करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, तनुब्रत दिस साइड, साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।